तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज ये आपके CUET PG एमएड एंट्रेंस थ्योरी की 9वीं क्लास है और इसमें हम लोग जीन पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया था उसको पढ़ेंगे, जिसे कि हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी बोलते हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर क्लास में हम लोग जीन पियाजे के जो मनोविज्ञान में योगदान हैं उनको देखेंगे, उनकी जो थ्योरी है उसको देखेंगे। तो यदि आप सब अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल को लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट्स और PYQ है उसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा एग्ज़ाम से ठीक कुछ दिन पहले, ठीक ना। तो देखिए, ये जो थ्योरी है इस थ्योरी का नाम क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक ना। हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। तो कॉग्निशन, कॉग्निटिव का मतलब बौद्धिक से लिया जाता है, ठीक ना। इंसान की जो बौद्धिक क्षमता है, उसकी जो बौद्धिक सामर्थ्यता है, उससे हम उसका लिंक कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कॉग्निटिविज्म का। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि जो बच्चा है, बच्चे की मेंटल स्किल्स डेवलप हुई हैं कि नहीं हुई हैं, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, वो डेवलप हुई है कि नहीं हुई है। जब भी हम कॉग्निटिव की बात करें तो यानी कि बच्चा थिंकिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, रीजनिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग उस वो कर लेता है कि नहीं कर लेता है, किसी चीज़ की समझ बना पाता है या नहीं बना पाता है। तो जब कोई बच्चा थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग करना सीख जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया है, बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया है, हम बोलते हैं। तो देखिए, बच्चा निर्माण कैसे करेगा, क्या निर्माण कैसे करेगा? अपने सोच का निर्माण कैसे करेगा, किसी तर्क का निर्माण कैसे करेगा, समस्या समाधान कैसे करेगा, समझ का निर्माण कैसे करेगा, इस बात पे जोर देते हैं जीन पियाजे जी, ठीक ना। जीन पियाजे जी क्या बोलते हैं कि जो बच्चा है उसको यदि हम एक्टिविटीज करने का मौका देंगे, उसको हम गतिविधि करने का मौका देंगे, तो बच्चा क्या करेगा? एक्टिव बिल्डिंग ऑफ नॉलेज क्रिएट करेगा, सक्रिय रूप से वो ज्ञान का निर्माण करेगा। क्या करेगा? ज्ञान का निर्माण करेगा, ऐसा जीन पियाजे बोलते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है? इनका ये भी कहना है कि जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक है, लिटिल साइंटिस्ट हैं, वो सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं अगर हम उन्हें सक्रियता करने दें। अगर वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनको एक्टिविटी करने दें तो बच्चा खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकता है। बच्चा एक लिटिल साइंटिस्ट है, अगर उसको हम एक्टिविटी करने का मौका देंगे तो वो ज्ञान का निर्माण कर सकता है, ऐसा जीन पियाजे बोलते हैं, ठीक ना। इसके बाद देखिए, जीन पियाजे, जीन पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविटिस्ट हैं, यानी मौलिक निर्माण करता है। यानी कि ये क्या बोलते हैं कि बच्चा खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, इस बात के ये समर्थक हैं। इन्होंने विकास के 4 चरण बताए हैं, 4 स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलप 4 स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के 4 स्टेज इन्होंने बताए हैं, इसी के लिए ये प्रसिद्ध हैं और मनोविज्ञान में यही इनका मुख्य योगदान माना जाता है। इन्हें स्विस साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट की इन्होंने थ्योरी दी है। डेवलपमेंट के 4 स्टेजेज बताए हैं। स्विट्जरलैंड के एक चिकित्सा मनोविज्ञानी थे जीन पियाजे। इनके यदि हम जन्म की बात करें तो 9 अगस्त 1896 को इनका जन्म हुआ था, न्यू चैटेल में, स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु भी इनका स्विट्जरलैंड में ही हुआ था। तो स्विट्जरलैंड के ये मूल रूप से क्या कर सकते हैं कि निवासी थे। 16 सितंबर 1980 को इनका मृत्यु हो गया था। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है कि जीन पियाजे जी का कहना है कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया है, यानी असतत प्रक्रिया है, वो कंटिन्यूअस निरंतर प्रक्रिया नहीं है, वो
डिसकंटिन्यूअस है, मतलब किसी स्टेज में विकास का ग्राफ ए होता है, किसी स्टेज में विकास का ग्राफ ए होगा, फिर विकास का ग्राफ ए हो सकता है, फिर विकास का ग्राफ ए हो सकता है। यानी इनका कहना ये है कि अलग अलग स्टेजेज में जो विकास की दर होती है वो भिन्न होती है, इसलिए हम विकास को डिसकंटिन्यूअस प्रक्रिया बोलते हैं। और इनका यह भी कहना होता है कि विचार से भाषा बच्चे के अंदर आती है, विचार से बच्चे का विकास होता है, आगे क्या होता है कि उसके अंदर थॉट्स आते हैं, देन लैंग्वेज का विकास उसके अंदर आता है, ठीक ना। तो ये क्या बोलते हैं कि विचार से भाषा आता है, थॉट्स से लैंग्वेज आता है, और ये कहते हैं कि विकास से अधिगम होता है। जब तक बच्चे का विकास नहीं होगा तब तक बच्चा अधिगम नहीं कर सकता, वो कुछ भी सीख नहीं सकता। तो बच्चे का जैसे जैसे विकास होता जाता है वैसे वैसे वो सीखता चला जाता है। जीन पियाजे ने अपने थ्योरी के अंदर 4 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, 4 फैक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। और वो 4 फैक्ट क्या हैं आप देख सकते हैं। पहला मैचुरेशन है, दूसरा एक्सपीरियंस है, तीसरा सोशल इंटरेक्शन है जिसको हम हिंदी में सामाजिक अन्योन्य क्रिया बोलते हैं। इस पे मुख्य रूप से जो बात करते हैं वो लियो वाइगोस्की हैं। जीन पियाजे इसमें नॉर्मल मतलब इसको बस इंक्लूड किए हैं। चौथा है इक्विलिब्रेशन है जिसको हम हिंदी में संतुलन बोलते हैं। तो इन 4 चीज़ों को अपने थ्योरी में जीन पियाजे बहुत महत्व दिए हैं। मैचुरेशन का क्या तात्पर्य है? मैचुरेशन को हम हिंदी में परिपक्वता बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं कि बच्चा जो है वो बायोलॉजिकली रूप से जब तक परिपक्व नहीं होगा तब तक वो कुछ भी सीख नहीं सकता है, वो अधिगम करने के लिए रेडी नहीं है। अगर बायोलॉजिकली रूप से बच्चा तैयार है, उसका बायोलॉजिकली मतलब कि बायोलॉजिकली रूप से वो तैयार हो गया है तो वो उसी हिसाब से सीख भी पाएगा, ये कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हाथ के जो मसल्स होते हैं उनका जब तक सही से विकास नहीं होगा हाथ के मसल्स का, तब तक बच्चा लिखना सीख पाएगा क्या? तब तक बच्चा लिखना नहीं सीख पाएगा। तो इनका कहना यही है कि बच्चा जब तक मैच्योर नहीं होगा, परिपक्व नहीं होगा बायोलॉजिकली रूप से, तब तक उसको हम कुछ भी अधिगम नहीं करा सकते। दूसरा एक्सपीरियंस के क्षेत्र में क्या बोलते हैं कि बच्चे को एक्टिविटी के माध्यम से हम कुछ सिखा सकते हैं। अगर हमें उसे कुछ सिखाना है तो हम उसे एक्टिविटी करने का मौका देंगे। बच्चा क्या होता है, एक लिटिल साइंटिस्ट है, वो डिस्कवरी करने की कोशिश करता है, खोज करने की कोशिश करता है, उसको कुछ पता नहीं होता है। वो इनका कहना है कि जैसे जो छोटा बच्चा होता है आप उसको कोई भी चीज़ दे दीजिए तो उसके साथ वो उसको पकड़ लेगा, फाड़ देगा, नोच देगा, उसको गिरा देगा। तो वो कुछ समझ बनाने की कोशिश करता है ऑब्जेक्ट के साथ। तो हमें उसको छोड़ना चाहिए, स्वतंत्रता देना चाहिए ताकि उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो ख़त्म न होने पाए और एक्टिविटी के माध्यम से बच्चा अपनी कुछ समझ बना पाए। तो ये क्या बोलते हैं कि यदि हम बच्चे को कुछ अनुभव देना चाहते हैं तो उससे हम एक्टिविटी करने का मौका देंगे। हाँ, तो जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, किसी भी वस्तु के साथ बच्चे द्वारा की गई छेड़खानी। तो ये कहते हैं कि अगर एक्सपीरियंस हमें देना है तो बच्चे को हमें एक्टिविटी के माध्यम से हम उसे एक्सपीरियंस दे सकते हैं। सोशल इंटरेक्शन में क्या है? सोशल इंटरेक्शन में नॉर्मल बातें बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं कि बच्चा इंटरेक्ट करता है तमाम चीज़ों से, वो अपनी समझ बनाने का कोशिश करता है, ठीक ना। फिर इसके बाद जो चौथा चीज़ है वो क्या है? इक्विलिब्रेशन, जिसे हम हिंदी में संतुलन बोलते हैं। ये क्या है? एक प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट टू क्लियरिटी का प्रोसेस है कि बच्चे को कुछ कॉन्फ्लिक्शन होता है और कॉन्फ्लिक्शन से वो क्लियरिफिकेशन की ओर जाता है, उसको हम इक्विलिब्रेशन बोलते हैं, यानी संतुलन की अवस्था बोलते हैं। इसमें इक्विलिब्रेशन में क्या चीज़ें शामिल होती हैं आप देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा एक मस्तिष्क में बनने वाला संप्रत्यय है। मस्तिष्क में जो हमारे कॉन्सेप्ट बनता है किसी भी चीज़ को लेकर, उसे हम स्कीमा बोलते हैं। स्कीमा को हम पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं कि जैसे ये हमारा दिमाग है तो इस दिमाग में छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में इंफॉर्मेशन होते हैं। हो सकता है ये सिंगिंग की कुछ इंफॉर्मेशन हो, ये सकता है डांसिंग की कुछ हो, ये टीचिंग की कुछ हो। तो अलग अलग पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हम स्कीमा बोलते हैं। इक्विलिब्रेशन के अंदर 2 चीज़ें आते हैं, एक होता है एडॉप्टेशन और दूसरा होता है ऑर्गेनाइजेशन।
एडॉप्टेशन मतलब क्या होता है, हम कोई भी चीज़ ग्रहण कैसे करते हैं, कोई भी चीज़ का संप्रत्यय अपने माइंड में कैसे बनाते हैं, ये दो चीज़ों के माध्यम से होता है। एक होता है एसिमुलेशन और दूसरा होता है एकोमोडेशन। तो एसिमुलेशन और एकोमोडेशन क्या है आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले एसिमुलेशन की प्रक्रिया हमारे अंदर होती है। एसिमुलेशन मतलब कि न्यू इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में ऐड करना। एसिमुलेशन का हिंदी अर्थ होता है आत्मसात करना। क्या आत्मसात करना? आत्मसात करना का मतलब ये है कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन को हम अपने दिमाग में ऐड कर रहे हैं, अपने दिमाग में ऐड कर रहे हैं कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन को, उसको क्या बोलते हैं? एसिमुलेशन, ठीक ना, एसिमुलेशन। और उसके बाद एसिमुलेशन के बाद क्या होता है? एसिमुलेशन के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में हमने ऐड किया है उसमें जब हम कोई चीज़ मॉडिफाई करते हैं या उस इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं या उस इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक ना। और एकोमोडेशन के बाद जो अवस्था आती है वो होती है हमारी इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन की अवस्था। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है और उस बच्चे को बता दिया जाता है कि ये कैट है और जिसके 4 पैर होते हैं उसे हम बिल्ली कहते हैं, जिसके 4 पैर होते हैं उसे हम बिल्ली कहते हैं। तो बच्चा फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, एक डॉग देखता है और डॉग के भी 4 पैर होते हैं तो उसको लगता है कि ये बड़ी कैट है, ये बड़ी कैट है। लेकिन जब उसके पिता या फिर उसको कोई उसके अगल बगल मिल जाता है और उसके सामने वो डॉग को बड़ी कैट बोलता है तो उसे बताया जाता है ये बड़ी कैट नहीं डॉग है। क्या है? डॉग है। ये भौं भौं करता है और बिल्ली क्या है? म्याऊं म्याऊं करती है। तो उसका जो स्कीमा है वो अपडेट हो जाता है। जो उसने पहले इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट किया था उसमें क्या होता है? एकोमोडेशन हो जाता है। उस इंफॉर्मेशन में अब क्या हो जाता है? मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो स्कीमा अपडेट हो जाता है और जब स्कीमा अपडेट हो जाता है तो हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रेशन की अवस्था आ जाती है यानी संतुलन की अवस्था आ जाती है। इसे एक और उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे कि किसी छोटे बच्चे को हमने बता दिया कि आसमान में उड़ने वाला चिड़िया होता है, या फिर उसने किसी बुक में पढ़ लिया कि जो आसमान में उड़ता है वो चिड़िया होता है। तो क्या हुआ? उसने एसिमुलेट किया किसी चीज़ को, किसी इन्फॉर्मेशन को उसके दिमाग में ऐड हुआ, एक स्कीमा बना। अब नेक्स्ट टाइम उसने हवाई जहाज को उड़ते आसमान में देखा और उसे भी बर्ड चिड़िया मतलब चिड़िया ही समझ लिया, बड़ा चिड़िया समझ सकता है या चिड़िया समझ लिया। तो ये कौन सी अवस्था है? ये अवस्था है ड्यूरिंग इन एकोमोडेशन। इसमें क्या है कि वो जो उसके दिमाग में पहले से स्कीमा था उसमें वो एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है कि ये भी चिड़िया है, हवाई जहाज उड़ रहा है तो चिड़िया है, मतलब कि वो एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर उसे कोई बता देता है या कहीं से उसको जानकारी मिल जाती है कि ये चिड़िया नहीं हवाई जहाज है और यह एक कृत्रिम उपकरण है, इसको मानव बनाया है और जो चिड़िया होती है इसको प्रकृति में यानी ईश्वर ने बनाया है। तो वो दोनों चीज़ में अंतर कर पाता है। तो यानी कि इक्विलिब्रेशन की अवस्था आ जाती है, ठीक ना। एकोमोडेशन हो जाता है, मॉडिफिकेशन उसके स्कीमा में हो जाता है। जैसे ही उसका स्कीमा जो है वो अपडेट होता है तो इक्विलिब्रेशन की अवस्था आती है यानी कि संतुलन की अवस्था आ जाती है, स्कीमा अपडेट हो जाता है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ये जो चक्र है, ये जो साइकिल है वो कैसे होता है आप देख सकते हैं। सबसे पहले एसिमुलेशन की क्रिया होती है, बच्चे को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है और उसको वो ऐड करता है, उसके दिमाग के अंदर एक स्कीमा बनता है, ठीक। उसके बाद इक्विलिब्रेशन की अवस्था आती है, मतलब वो किसी न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लिया है तो संतुलन बन जाता है। फिर उसके सामने कोई न्यू सिचुएशन आती है, बच्चे ने बिल्ली देखा था फिर उसने कुत्ता को देख लिया तो कुत्ता को देखना उसके लिए न्यू सिचुएशन हो जाता है। अब न्यू सिचुएशन हुआ तो डिसइक्विलिब्रेशन हो गया यानी कि अब असंतुलन हो गया कि अब वो एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है कि ये भी कैट है, बड़ा दिख रहा है, बिल्ली छोटी थी लेकिन ये जो डॉग है ये बड़ा है तो यानी बड़ा कैट हो सकता है। वो अपने से एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है। फिर एकोमोडेशन होता है। एकोमोडेशन मतलब उसे कोई बता देता है या किसी तरीके से वो जान जाता है ये तो कैट नहीं, ये क्या है? डॉग है। कैट म्याऊं म्याऊं करती है और डॉग क्या करता है? भौं भौं करता है। तो ये चीज़ से उसके अंदर एकोमोडेशन होता है और उसका स्कीमा फिर अपडेट हो जाता है और उसके अंदर इक्विलिब्रेशन की अवस्था आ जाती है, ठीक ना। फिर उसके अंदर एसिमुलेशन वाला क्रिया होता है, फिर कोई नया चीज़ देखेगा उसके अंदर स्कीमा बनेगा
तो ये क्रिया चलती रहती है। एसिमिलेशन से स्टार्ट होकर एकोमोडेशन पे आती है और एकोमोडेशन से फिर एसिमिलेशन पे चली जाती है। ठीक, चक्र का मतलब ये होता है जिस चीज़ से स्टार्ट हुआ है उस चीज़ पे वापस चले जाना। अब इसके बाद देखिए 4 स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसके लिए जीन पियाजे को जाना जाता है। विकास के 4 चरण जो इन्होंने बताए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला तो नाम ही यदि आप याद कर लेते हैं तो आपका 1 या 2 नंबर आपका तैयार हो जाएगा, मतलब 1 या 2 क्वेश्चन आप सही कर लेंगे, ठीक ना। तो नाम एकदम याद कर लीजिएगा। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि जन्म से 2 साल के अंदर माना जाता है। इसको हिंदी में शैशवावस्था या गत्यात्मक अवस्था बोलते हैं। दूसरा जो है उसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 6 साल के बीच इसका मतलब वो उम्र माना जाता है। इसको हिंदी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 साल के उम्र की अवधि है इसमें, इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 या 16 साल के बच्चे इसमें आते हैं इस अवस्था में, ठीक ना। तो पहला जो है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम हिंदी में गत्यात्मक अवस्था बोलते हैं, नाम से ही सेंस का उच्चारण आ रहा है। 0 से 2 साल के बच्चे इस अवस्था में आते हैं, इस अवस्था को सेंसरी मोटर बोलते हैं। सेंसेस आर टीचर, इसमें बच्चे के लिए सेंसेस ही उसके टीचर होते हैं, जो उसकी 5 इंद्रियां होती हैं। 5 इंद्रियों के माध्यम से बच्चा हर चीज़ सीखने की कोशिश करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस इस अवस्था में आ जाता है, वो ऑब्जेक्टों के बारे में अपनी समझ बना लेता है थोड़ी बहुत। किसी वस्तु के लिए जब बच्चा रोने लगता है, जैसे कि आपने उसे मोबाइल दिखाया तो मोबाइल के लिए अब फिर वो नेक्स्ट टाइम रोने लगा कि मुझे वही चीज़ चाहिए, तो यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस उसके अंदर आने लगता है। अगर किसी चीज़ को वापस मांगने लग रहा है, यानी उस चीज़ से उसको अब मोहब्बत है, वो उस चीज़ को कुछ समझ रहा है उसके बारे में। ये क्रिया 9 से 11 महीने में हो जाती है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि डिफरेड इमिटेशन होता है, यानी कि उसके सामने जो बड़े कर रहे होते हैं बच्चा भी कुछ इस टाइप का करने की कोशिश करता है। रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे कि पलकों का झपकना, ये अवस्था पूरा होते होते बंद होने लगता है। किसी वस्तु को पकड़ना समाप्त होने लगता है। उसकी धड़कनें भी शुरू में तेज होती हैं, जो बाद में स्थायी होने लगती हैं। इस अवस्था में बच्चा गामक क्रियाएं करता है। गामक क्रियाएं उन क्रियाओं को बोलते हैं जो क्रियाएं जुड़ी तो मस्तिष्क से हों, लेकिन हो रही हों सेंसेस के द्वारा, मतलब हाथ पैर के द्वारा, ठीक ना। मतलब कि मसल्स के द्वारा जो क्रियाएं हो रही हों लेकिन जुड़ी हों मस्तिष्क से। इस अवस्था में जैसे बच्चा चूसता है, अपनी उंगलियों को चूसता है, कोई भी चीज़ देंगे तो उसे चूसने लगेगा। फाड़ता है, पकड़ता है, फाड़ता मतलब क्या, कागज वगैरह कुछ भी दे देंगे तो उसको फाड़ देगा, उसको कोई पता नहीं रहेगा। पकड़ता है, कोई भी चीज़ दे देंगे उसको पकड़ के देखने लगेगा, यानी वस्तुओं को कुल मिला के वो छेड़ता है इस अवस्था में। तो ये सारी विशेषताएं आपके सेंसरी मोटर स्टेज की हैं। दूसरा आपका है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 6 वर्ष के बीच माना जाता है ये अवस्था। और ये जो उम्र है 2 से 6 साल के उम्र के बच्चे इस स्टेज में आते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अतार्किक चिंतन करने लगता है, इन लॉजिकली वो रीजनिंग करने लगता है। जैसे कि गेंद भी गोला होता है और चंद्रमा भी गोला होता है, तो वो दोनों को, चंद्रमा को क्या गेंद समझने गेंद, चंद्रमा को भी गेंद समझने लगता है, चंद्रमा को भी वो गेंद समझने लगता है, ठीक ना, क्योंकि उसे बताया जाता है कि गेंद गोला होता है। रिवर्सिबिलिटी होती है, यानी कि वो रिवर्सिबिलिटी को नहीं समझ पाता है, चक्र को न समझ पाना। जैसे कि अगर आपने उसे पानी को दिखाया तो बस वो पानी ही उसे समझेगा, अगर आपने उसे बर्फ़ को दिखाया तो बर्फ़ को ही वो समझेगा। वो ये नहीं समझेगा कि पानी बर्फ़ दोनों एक है, बर्फ़ से पानी बनाया जा सकता है और पानी से बर्फ़ बनाया जा सकता है, इस चीज़ का वो नहीं समझ पाता है। लैक ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है कि वो मात्रा और संख्या में कोई अंतर नहीं कर पाता है आकार। जैसे कि आप इसका उदाहरण ये देख सकते हैं, जैसे 2 गिलास रखे हैं, ठीक ना, 2 गिलास रखे हैं, एक गिलास थोड़ा बड़ा दिखने में है और एक गिलास थोड़ा छोटा दिखने में है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा चौड़ा है, चौड़ा है। दोनों में जो पानी
का मात्रा है वो सेम आएगा, इसमें भी 100 ml पानी आएगा, इसमें भी 100 ml पानी आएगा। तो बच्चा बड़ा वाले गिलास को प्रेफर करना चाहेगा, बड़ा वाले गिलास को लेना चाहेगा, उसको लगेगा कि ये दिखने में बड़ा है तो इसमें ज़्यादा पानी आता होगा, यानी उसे कंजर्वेशन का कोई पता नहीं होता है। वो आकार में जो चीज़ें बड़ी दिखती हैं, जो संख्या में ज़्यादा दिखती हैं, उसको वो लेना चाहता है। जैसे कि उसके सामने अगर 5 सिक्के रख दिए गए, कितने, 1-1 रुपए के, 5 सिक्के 1-1 रुपए के रख दिए गए और एक 10 का नोट उसको दिया जा रहा है, तो वो 5 सिक्कों को लेना चाहेगा क्योंकि इनकी संख्या अधिक है, उसको लगेगा ये ज़्यादा हैं तो ये संख्या में ज़्यादा हैं यानी ज़्यादा पैसे होंगे, ठीक ना। तो लैक ऑफ कंजर्वेशन इस स्थिति में होता है, इस अवस्था में होता है। सेंट्रेशन होता है, केंद्रीकरण होता है, सारे एस्पेक्ट को बच्चा नहीं समझ पाता है, एक पक्ष को वो जान लिया तो बस उसी को पकड़ के चलेगा। जैसे कि उसको कोई अंकल हैं उसको चॉकलेट देते हैं रोज, क्या देते हैं, चॉकलेट, लेकिन वो अंकल अच्छे नहीं हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उनके मम्मी पापा बोलेंगे कि इनका व्यवहार अच्छा नहीं है, ये गंदे व्यक्ति हैं, इनसे चॉकलेट मत लिया करो। लेकिन बच्चे को चीज़ समझ नहीं आएगा, बोलेगा मेरे को चॉकलेट देते हैं अंकल बहुत अच्छे हैं, मैं इनके साथ जाऊँगा, इनके साथ खेलूँगा। तो एक चीज़ को वो ध्यान देता है, सारे एस्पेक्ट को वो नहीं देख पाता है बच्चा इस अवस्था में। ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा इस अवस्था में, जिसको हम हिंदी में अहम केंद्रिता बोलते हैं। मतलब कि बच्चा सोचता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसी पूरी दुनिया सोचती है, अपने हिसाब से वो पूरी दुनिया को सोचता है कि जैसा मैं हूँ वैसी पूरी दुनिया है, वो सेंटर है हर चीज़ का, हर चीज़ उसी के अनुसार होनी चाहिए। वो दूसरे का पर्सपेक्टिव मतलब नहीं समझ पाता है ईगो सेंट्रिक के अंदर, ठीक ना। मतलब उसके अंदर घमंड नहीं है, बस वो दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा है, वो हर चीज़ को खुद से जोड़ के देखता है। कोई भी चीज़ अगर उसको वो देख रहा है तो खुद से उसको जोड़ के कंपेयर करेगा, देखेगा, ठीक ना। एनिमिज्म होता है इस अवस्था में अजीववाद, यानी कि जो चीज़ निर्जीव है उसको भी वो सजीव समझने लगता है कि इसके अंदर भी वो जान है, ठीक ना। निर्जीव चीज़ों को सजीव समझना, जैसे टेबल, बच्चा जा रहा था और बीच में टेबल था, टेबल से उसको चोट लग गया तो वो बहुत गुस्सा आ जाएगा, फिर माँ बाप उसको दिखाने के लिए टेबल को मारेंगे, अच्छा टेबल से चोट लगा, ये ले टेबल, 2 हाथ ले, टेबल को मैंने मारा, खींच चापड़, तो फिर बच्चे को थोड़ा अच्छा लगता है, वो टेबल भी मार खा गया। तो बदले की भावना कह सकते हैं इसको, या फिर फीलिंग को बैलेंस करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर इसके बाद क्या है कि तीसरी जो अवस्था है उसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 से 11 साल के बच्चे इस अवस्था में आते हैं, इसको हिंदी में हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। इस स्टेज में तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है, यानी अबाउट ऑफ मूर्त ऑब्जेक्ट, जो चीज़ें दिखती हैं उसके बारे में, जो चीज़ें दिखती हैं जिस वस्तुओं को छू सकते हैं उसके बारे में बच्चा लॉजिक लगाने लग जाता है। जैसे कि वो गणनाएं करना सीख जाता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, इसी अवस्था में संख्याओं को गिनने सीख जाता है, छांटना सीख जाता है। ट्रांजिटिविटी इस अवस्था में बच्चे के अंदर आ जाती है। ट्रांजिटिविटी क्या है, इसमें CCS आता है, यानी कंजर्वेशन बच्चा सीख जाता है। अब बच्चे को आकार, संख्या, मात्रा, ऊंचाई में फ़र्क पता चल जाता है, मैं अभी इसको समझाऊंगा। बच्चा क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करना सीख जाता है। 5 चीज़ें अलग अलग हैं तो उसको छांट के बच्चा क्रम में कर सकता है। सीरिएशन करना सीख जाता है, ऑर्डर करना किसी भी चीज़ को बच्चा सीख जाता है। कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन मतलब एग्जाम्पल, जैसे 5 सिक्के उसके सामने हमने 1-1 रुपए के रख दिए और एक ठो 10 का नोट रख दिया, तो बच्चा अब इस अवस्था में 10 का नोट लेना चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि 10 के नोट की कीमत ज़्यादा है और 5 सिक्के वो भले संख्या में ज़्यादा है लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है। तो बच्चा यानी कि संख्या, मात्रा, आकार, ऊंचाई में फ़र्क करना सीख जाता है, ठीक ना। रिवर्सिबल थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है। जैसे एक आटे का जो गोला है, आटा आप लोग गूंथते हैं ना, लड़कियां भी गूंथती होंगी, लड़के भी गूंथते होंगे, मैंने खुद गूंथा है क्योंकि मैं आधे से ज़्यादा उम्र हॉस्टल में ही रहा हूँ। तो आटा जब गूंथते हैं तो जो आटा छोटा गोला है उसको हम थोड़ा बड़ा भी, जैसे जो आटा बड़ा गोला है उसको हम छोटा गोला भी बना सकते हैं और छोटे वाले को बड़ा भी बना सकते हैं। जैसे पानी को बर्फ़ बना सकते हैं, बर्फ़ को पानी बना सकते हैं। तो ये चीज़ बच्चा सीख जाता है, वे मतलब सारे एस्पेक्ट को देखना सीख जाता है, फिर एक एस्पेक्ट पे वो स्थिर नहीं रहता है। चौथी जो स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि अबाव 11 ईयर्स यानी 11 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे इसमें आते हैं। इसमें बच्चा अमूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है, जो चीज़ उसको नहीं दिख रहा है वो चीज़ सोचने लगता है, यानी उसके अंदर विचारधारा बनने लगती है। अपने आइडेंटिफिकेशन को वो आइडेंटिफिकेशन की लड़ाई में वो चला जाता है, अपनी एक पहचान बनाने के पीछे लगा रहता है। तनाव एवं तूफान का अवस्था इस अवस्था को बोला गया है।
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। हाइपोथेटिकल रीजनिंग, इसी अवस्था में बच्चा करना लग जाता है, परिकल्पनाएं करने लगता है, ख्वाबों की दुनिया में जाने लगता है, सपने देखने लगता है, बड़े बड़े चीज़ों को सोचने लगता है जो वो कर नहीं सकता, मतलब दिन में सपने देखने लगता है और परिकल्पनाएं करना सीख जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग उसके अंदर आ जाती है, ठीक ना। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ये सारी थिंकिंग इस अवस्था में बच्चे के अंदर आ जाती है। अपने पहचान के लिए वो मतलब लड़ने लगता है, वीर पूजा करने लगता है, किसी भी आदर्श को अपना के उसका गुणगान करने लगेगा, उसको फॉलो करने लगेगा। अगर इस जो जीन पियाजे ने 4 स्टेजेज बताए हैं डेवलपमेंट के, अगर उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी शैक्षिक निहितार्थ की बात करें कि एजुकेशन में उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इम्प्लीमेंट हम इस तरीके से कर सकते हैं कि बच्चा जो है क्लास में जो लर्नर है उसको एक्टिविटी के माध्यम से सीखने का हम पूरा मौका देंगे। जो भी हमारा सिलेबस है और सिलेबस में जो टॉपिक हैं उनको जब हम पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चे को हम करके सिखाएं, प्रोजेक्ट मेथड का उपयोग करें। एज के अकॉर्डिंग करिकुलम प्लान किया जाए टीचरों के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, जो बच्चे का जो एज है उसके अनुसार करिकुलम को प्लान किया जाए। बच्चे को एक्सप्लोर करने दिया जाए, बच्चा यदि कुछ करना चाह रहा है तो उसको उस मतलब कि करने दिया जाए, क्लास में कुछ बोलना चाह रहा है, कुछ दिखाना चाह रहा है तो वो करने दिया जाए। डिस्कवरी करने का मौका दिया जाए, बच्चा यदि कुछ खोज करना चाहता है तो उसके क्रियोसिटी को डिक्रीज नहीं करना है, उसको इंक्रीज करना है। टीचर को यहाँ पे एक फैसिलिटेटर की तरह बनना है कि एक जो टीचर है वो सुविधादाता की तरह रोल करेगा, सुविधादाता की तरह यहाँ पे अपना रोल प्ले करेगा, बच्चे को जो सुविधा चाहिए उसको वो देगा लर्निंग करने के लिए। तो इस प्रकार से ये 4 चीज़ों के माध्यम से हम शिक्षा में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्योरी को। तो दोस्तों बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिएगा CUET PG एमएड के अन्य एस्पिरेंट्स के पास। और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर अगर आपकी कोई पर्सनल समस्या है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके अपनी समस्या को बता सकते हैं, या आप फिर हमसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, आपकी कोई क्यूरीज है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर पर्सनली मुझे मैसेज कर आप वो चीज़ बता सकते हो, ठीक ना। कल दोस्तों इसका हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, यानी कि कल इसका हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। आपको पता होगा कि मैं एक दिन थ्योरी पढ़ाता हूँ और एक दिन फिर उसका अभ्यास प्रश्न कराता हूँ। जैसे ही साइकोलॉजी का पोर्शन मैं कंप्लीट कर लूँगा तो ये प्रैक्टिस सेट मैं आपको पूरा एक वीडियो में सारे टॉपिकों के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो करा दूँगा, यानी एक महामैराथन टाइप का आपका प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।